तो कहानी की शुरुआत बेन से होती है, जो कि अभी के लिए अपनी क्लास में था और उसकी टीचर यानी कि टीचर मेगन उन्हें उनके गांव के रहस्य के बारे में बता रही थी। तो टीचर मेगन की बातें सुनने के बाद तो बेन और उसके क्लासमेट का दिमाग पूरी तरह से हिल जाता है, क्योंकि उनके हिसाब से तो उनके गांव के बाहर मौजूद दुनिया 2000 साल पहले ही पूरी तरह से खत्म हो गई थी। इवन बाहर अभी के टाइम पर 2000 साल पहले ही ह्यूमन से इवॉल्व हुए म्यूटेंट का राज था, जो कि ह्यूमंस का मांस खाना सबसे ज्यादा पसंद करते थे। खैर अभी इस सब के बारे में बेन के पिता ईथन को कुछ भी पता नहीं होता, इसीलिए वो टाउन की बाउंड्री वॉल के बाहर गए थे ताकि उस टाउन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सके। तभी अचानक से ईथन को उसके पास किसी खतरनाक चीज होने का एहसास होने लग गया था, इसीलिए वो अपने गन को निकालकर थोड़ा सा आगे जाता है, जहाँ रास्ते में उसे एक हिरन की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसको देखने के बाद ईथन के पास अपनी जान बचाने का एक आइडिया आ गया था, जिसके अकॉर्डिंग वो हिरन के ब्लड को अपनी बॉडी पर लगा लेता है ताकि उसके आसपास जो भी खतरनाक चीज उसका शिकार करने की फिराक में थी उसको भी उसके आसपास से हिरन की ही स्मेल आने लगे। ये करने के बाद वो पास में ही छुप गया था और तभी अचानक से उसकी नजर एक म्यूटेंट पर पड़ती है, जो कि जल्दी ही वहां पर आकर उस हिरन की डेड बॉडी को बुरी तरह से फाड़ते हुए खाने लग गया था। अब ऐसे खतरनाक प्राणी को अपने सामने देखने के बाद तो ईथन के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी और उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये बला है क्या। अब वैसे ये इस कहानी का सेकंड पार्ट है और इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, जिसका लिंक आपको हर बार की तरह पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ क्लास में जब बेन और उसके साथियों को बाहर की सच्चाई के बारे में पता चलता है तो उनके तो पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें उनके गाँव के बारे में और भी चीजें जानने मिलने वाली थी। असल में उनके गाँव में मौजूद लोग दुनिया के आखिरी इंसान बचे थे और उनमें से किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि गांव में मौजूद सभी लोगों की आखिरी याददाश्त के हिसाब से उनका उस गांव के पास कभी ना कभी एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद से वो उस गांव से कभी भी नहीं निकल पाए थे। तो मेगन बताती है कि 2000 साल पहले उनके एक्सीडेंट होने के बाद उन्हें डॉक्टर जेंकिंस नाम के एक बंदे ने कायरो स्लीप में डाल दिया था, क्योंकि उसे पहले से इस बारे में अंदाजा था कि आगे चलकर अर्थ के ऊपर इस तरह के म्यूटेंट्स आएंगे, पर उस दौरान उसकी बातों पर गवर्नमेंट या फिर किसी और ने बिल्कुल भी भरोसा नहीं करा था। इसीलिए ह्यूमन प्रजाति को बचाने के लिए उसने वेवुड पाइन नाम की जगह पर एक सेंचुरी बनाई थी, जहां पर आने वाले लोगों का जानबूझकर एक्सीडेंट करवाने के बाद उसने उन्हें कायरो स्लीप में डालना चालू कर दिया। जिसके बाद जब दुनिया पूरी तरह से खत्म होने लग गई तो उसने 2000 साल बाद वापस से ह्यूमन रेस को चालू करने के लिए लोगों को कायरो स्लीप से निकालना चालू कर दिया और इन 2000 सालों तक वो खुद भी कायरो स्लीप में था। इसका मतलब कि गाँव में मौजूद सभी लोगों का सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी तरह से ह्यूमन रेस को बचाया जा सके। मगर कायरो स्लीप में डालने से पहले या कायरो स्लीप में डालने के बाद उन्हें डायरेक्ट इस बारे में बताया जाता कि दुनिया पूरी तरह से खत्म हो गई है, तो शायद वो लोग बहुत बुरी तरह से पैनिक करने लग जाते। इसीलिए ही मेगन और उसकी टीम ने डिसाइड करा था कि सबसे पहले इस बारे में स्कूल के बच्चों को ही बताया जाएगा और बेन और उसके साथ ही इस चीज को जानने वाले पहले इंसान होने वाले थे। पर क्योंकि गाँव में रहने वाले लोग इस बात को जानने के बाद पैनिक करने लग जाते, यही रीजन भी था कि क्यों इस कोर्स के टेस्ट को इतना ज्यादा टफ रखा गया था और क्यों सिर्फ 3 ही बच्चों को सिलेक्ट करा गया था। दूसरी तरफ ईथन चलते हुए एक लेक के पास पहुंच जाता है, जिसके सामने उसको एक बहुत ही बड़ा शहर बुरी तरह से बर्बाद हुआ दिखाई दे रहा था और ये देखकर तो ईथन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक से ही वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है, जिसमें से डॉक्टर जेनकिंस बाहर आता है, जो कि असल में वही साइकाइट्रिस्ट था जो कि ईथन की गाँव में ब्रेन सर्जरी करने वाला था। ईथन उसको देखकर उसे गन पॉइंट पर लेते हुए उससे दूर रहने को बोलता है, लेकिन जेंकिंस उसको उस समय पर अपने साथ चलने को बोलने लगता है, क्योंकि जल्दी ही उस जगह पर बहुत सारे म्यूटेंट्स आने वाले थे। इसीलिए तब ना चाहते हुए भी ईथन को डॉक्टर जेंकिंस के हेलीकॉप्टर में जाकर बैठना पड़ता है, जिससे हवा में उड़ने के दौरान उसने फॉरेस्ट के अंदर काफी सारे म्यूटेंट्स को देख लिया था और अब जाकर डॉक्टर जेंकिंस ने उसको भी सारी सच्चाई बता दी थी। फिर अब जेंकिंस ईथन को अपने साथ अपने हेडक्वार्टर में ले जाता है, जहां पर ही लगभग 200 एम्प्लॉइज लगातार काम करा करते थे ताकि वेवुड पाइन में हर एक चीज को अच्छे से कंट्रोल करा जा सके। इवन वहां पर ही वो टीम भी मौजूद थी जिन्होंने ईथन को बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करने से पूरी तरह से रोका था, क्योंकि असल में बाहर की दुनिया में तो उसका आंसर देने वाला कोई मौजूद ही नहीं था। इवन ईथन को तब वहां पर यह भी पता चलता है कि डॉक्टर पाम असल में डॉक्टर जेंकिंस की बहन थी और अभी के लिए जेंकिंस ने ईथन को पाम के साथ भेज दिया था ताकि पाम उसके हाथ पर स्टिचेस लगा सके। ईथन को तो ये सारी चीजें पचाने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी, पर टाके लगाकर पाम के वहां से जाने के बाद ईथन को पास के रूम से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और जब वो वहां पर जाकर देखता है तो उसके सामने एक ग्लास की वॉल लगी हुई थी, जिसके दूसरी तरफ एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक म्यूटेंट को पकड़ कर रखा गया था। उसको देखने के बाद ईथन काफी ज्यादा डर गया था, पर तभी वहां पर जेंकिंस और साथ ही कुछ गार्ड पहुंच जाते हैं, जिन्होंने फ्रीजिंग गैस की मदद से उस म्यूटेंट को बेहोश कर दिया था।
फिर आगे डॉक्टर जेंकिंस से और ज्यादा बात करने के बाद ईथन को पता चलता है कि असल में डॉक्टर जेंकिंस को जब इस बारे में पता चला था तो उस समय पर उसकी बहन पाम के अलावा उसकी बातों पर किसी ने भी भरोसा नहीं करा था। इसीलिए जेंकिंस ने भी कायरोस्लीप के ऊपर रिसर्च करने के बाद डिसाइड करा कि वो पूरी दुनिया को न बचाकर सिर्फ कुछ ही लोगों को बचाएगा ताकि आगे चलकर ह्यूमन रेस को वापस से चालू करा जा सके। फिर इसके बाद से ही उन्होंने काफी सारी सप्लाईज को बनाना और साथ ही जमा करना चालू कर दिया था और वेववुड पाइन को इस तरह से बनाया गया था ताकि वहाँ की हर एक जगह पर नजर रखी जा सके। ये सारी चीजें जानने के बाद ईथन को ये बात भी समझ आ जाती है कि असल में ये सारी चीजें सिर्फ इसीलिए हो रही थी ताकि यहाँ पर रहने वाले लोग पूरी तरह से सुरक्षित रहें। लेकिन ईथन को अभी भी ये बात पसंद नहीं आ रही होती कि डॉक्टर जेंकिंस ने 2000 सालों से इतने सारे लोगों को किडनैप करके रखा हुआ था और अभी भी उन्हें अपनी सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन उस समय पर डॉक्टर जेंकिंस उसे बताता है कि असल में 2000 साल पहले भी उसने लोगों को वॉलंटियर करा था ताकि वो अपनी मर्जी से उसके एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट कर सकें। लेकिन उस समय पर टीचर मेगन और साथ ही उस शेरिफ के अलावा किसी ने भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया था। यही रीजन था कि टीचर मेगन और साथ ही शेरिफ को यहाँ की चीजों के बारे में सब कुछ पहले से पता था और डॉक्टर जेंकिंस और साथ ही पाम के अलावा वही 2 लोग थे जो कि अपने कायरोस्लीप से सबसे पहले जगे थे। और ऐसा भी नहीं था कि डॉक्टर जेंकिंस ने अभी के लोगों को सच्चाई बताने की कोशिश नहीं करी थी। उन्होंने काफी सारे लोगों को सच्चाई बताने की कोशिश करी थी, मगर या तो उन लोगों को डॉक्टर जेंकिंस की बातों के ऊपर भरोसा नहीं हुआ था और या तो फिर उन लोगों ने सारी सच्चाई जानने के बाद डर के मारे सुसाइड कर लिया था। इसीलिए डॉक्टर जेंकिंस ने सबसे पहले धीरे धीरे इन सारी चीजों के बारे में बच्चों को बताना चालू करा था ताकि वो आगे चलकर यहाँ के नए लीडर बने और यहाँ की चीजों को अच्छे से संभालें। साथ ही डॉक्टर जेंकिंस ये सारी चीजें जल्दी ही ईथन को भी रिवील करने वाला था क्योंकि वो जानता था कि ईथन सच में काफी ज्यादा दिमागदार है और जैसा कि डॉक्टर जेंकिंस कुछ समय बाद बूढ़ा होकर मर जाएगा, इसीलिए वो चाहता था कि जब तक बच्चे इस जगह को संभालने के लायक नहीं हो जाते तब तक ईथन इस जगह पर सच्चाई के बारे में किसी को कुछ भी पता न चलने दे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सब लोग बहुत ज्यादा पैनिक करते हुए एक दूसरे से ही लड़ाई करने लगते। ईथन भी तब इन सारी चीजों को समझता है और तब डॉक्टर जेंकिंस उसको एक बात और बताता है कि कुछ लोग यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बना रहे थे, जिसके लिए ही उन्होंने अपनी बॉडी से ट्रैकिंग चिप को निकाल दिया है और जल्दी ही टाउन के बाहर मौजूद आइसोलेशन वॉल को बम से उड़ाने वाले हैं। अब ईथन को भी सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई थी और साथ ही उसने डिसाइड कर लिया था कि किसी तरह से वो उन लोगों के बारे में पता करके उनके आइसोलेशन वॉल को बर्बाद करने से पहले ही उन्हें पकड़ लेगा। ये सारी बातें करने के बाद ईथन वहां पर से वेववुड पाइन में अपने घर में चला जाता है, जहां पर उसे पूरी रात ये सारी की सारी चीजें सोचकर नींद नहीं आ रही थी और सुबह उसके अजीब से बिहेवियर को देखकर टेरेसा जब उससे बात करती है तो ईथन भी उसको सारी सच्चाई बता देता है। शुरू में तो टेरेसा को इन सारी चीजों के ऊपर भरोसा नहीं होता और उसे लग रहा था कि शायद हॉस्पिटल वालों ने ईथन के दिमाग के साथ वापस से कुछ छेड़छाड़ करी है, मगर ईथन सबसे पहले उसको थोड़ा सा काम रहने को बोलता है और उसके साथ ही बेन को स्कूल छोड़ने के लिए जाने लगता है। पर अभी वो अपनी गाड़ी को चालू कर पाता उससे पहले ही उसको उसकी गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस थोड़े से अजीब तरह से काम करते हुए दिखाई देने लग गए थे, जो देखकर उसे उसकी गाड़ी में थोड़ी सी खराबी लगती है और तुरंत ही टेरेसा से बेन को पैदल ही स्कूल लेकर जाने को बोलता है। फिर टेरेसा और बेन के वहां से जाने के बाद जब उसने अपनी गाड़ी के बोनट को चेक करा था तो उसे उसके अंदर एक छोटा सा सिलेंड्रिकल डिवाइस दिखाई देता है, जिसको पुलिस स्टेशन में ले जाकर चेक करने पर उसे पता चला था कि असल में वो तो एक छोटा सा बॉम्ब था जो कि उसके गाड़ी को चालू करते ही एक्सप्लोड कर जाता। अब ये देखने के बाद तो ईथन सच में काफी ज्यादा डर गया था, इसीलिए वो तुरंत ही कुछ रिकॉर्ड्स को चेक करना चालू कर देता है और तब उसको गांव में मौजूद एक बॉम्ब इंजीनियर के बारे में पता चलता है। असल में उस बॉम्ब इंजीनियर की लीडर कोई और नहीं बल्कि पहले के टाइम पर ईथन के साथ काम करने वाली ही उसकी एजेंट केट थी। केट के साथ उसका पति हैरोल्ड, गांव के कुछ इंजीनियर और कुछ और लोग भी शामिल थे जो कि किसी तरह से आइसोलेशन वॉल को पूरी तरह से ब्लास्ट करके इस गांव से निकलना चाहते थे। वो काफी समय से इन सब चीजों के बारे में प्लान बना रहे होते हैं, मगर इस बारे में अभी ईथन को कुछ भी अंदाजा नहीं था और अभी के लिए वो बस उस बॉम्ब बनाने वाले बंदे से मिलने के लिए जाने लगता है, जिसको जल्दी ही उसने ढूंढ भी लिया था और उससे बात करने के बाद उसे हैरोल्ड और बाकी जनों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। और उससे बात करने के बाद उसे ये बात भी पता चल जाती है कि उसकी गाड़ी में बॉम्ब लगवाने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि हैरोल्ड का हाथ था। ये बात जानते ही तुरंत ही ईथन हैरोल्ड से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर जाने के बाद वो हैरोल्ड को अपने साथ पुलिस स्टेशन में लेकर आने लग गया था, जिस दौरान हैरोल्ड वहाँ पर से भागने की भी कोशिश करता है, मगर ईथन ने उसको वापस से पकड़ लिया था। अब इसके बाद ईथन जब हैरोल्ड को पुलिस स्टेशन में ले जाकर उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है तो उस दौरान हैरोल्ड जानबूझकर ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था जैसे कि ईथन को मारने और साथ ही आइसोलेशन वॉल को डिस्ट्रॉय करने वाली मिशन में सिर्फ उसका ही हाथ हो। मगर एक सीक्रेट एजेंट होने की वजह से ईथन इस बात को समझ गया था कि ये सारी की सारी चीजें केट की करी कराई हैं, इसलिए वो एक नोट पे कुछ लिखते हुए हैरोल्ड को देता है ताकि हैरोल्ड उसको केट के पास पहुंचा सके।
अब किस्मत काफी ज्यादा अच्छी होने की वजह से केट उस नोट को पढ़ के थोड़ी ही देर में सीधा ईथन के घर पर आ गई थी, जहां पर से ईथन ने सारे के सारे सर्विलेंस डिवाइस को भी हटा दिया था ताकि वो केट के साथ पूरी तरह से खुल के बात कर सके। अब जैसा कि उसको ये बात तो पता ही चल गई थी कि केट उस जगह पर से किसी भी हालत में निकलना चाहती है ताकि वो अपने घर पर जा सके, पर ईथन को अब क्योंकि बाहर की दुनिया की सच्चाई के बारे में पता था, इसीलिए वो केट से बात करते हुए सीधा उसको बता देता है कि अभी के टाइम पर वो लोग सन 4028 में हैं, जहां पर दुनिया पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और बाहर बहुत ज्यादा खूंखार म्यूटेंट का राज है। साथ ही तब वो केट के सामने एक ऑफर भी रखता है कि केट अगर उसको अपने द्वारा बनाए गए सारे बॉम्ब देने के बाद इस जगह से बाहर निकलने के प्लान को कैंसिल कर देती है तो उसकी सच्चाई के बारे में किसी को भी नहीं बताएगा, क्योंकि अगर उसके बारे में किसी को पता चल जाता तो उसको और उसकी टीम को चौराहे पर ले जाकर सीधा जान से मार दिया जाता। तो केट भी इस बात पर मान गई थी, पर अभी भी उसे ईथन की बातों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं होता और इसीलिए वो सीधा घर से बाहर निकलने के बाद अपनी पूरी टीम को इन्फॉर्म कर देती है कि उन लोगों को अपने प्लान को आज रात में ही अंजाम देना पड़ेगा। फिर अपने प्लान को अंजाम देने के लिए केट रात के समय में अपने 3 साथियों के साथ सीधा एक वॉल के पास चली गई थी जिसका नंबर 33 था और वहां पर मौजूद कैमरा को खराब करने के बाद वो लोग वहां पर बॉम्ब लगाने लग गए थे। लेकिन जल्दी ही इस बारे में सर्विलेंस टीम को पता चल जाता है और वो जल्दी से उस जगह पर ईथन को चेकिंग करने के लिए भेजते हैं। तो किस्मत से वहां पर जाने के बाद ईथन ने तुरंत ही वहां पर मौजूद सभी लोगों को पकड़ लिया था और साथ ही उस बॉम्ब को भी डिफ्यूज कर दिया गया था जो कि केट और उसकी टीम ने वहां पर प्लांट करा था। अब इसके बाद केट को ले जाकर सीधा ही वो जेल में बंद कर देता है, जहां पर अभी भी वो केट को उसके प्लान को रोकने के लिए बोल रहा था, मगर केट के हिसाब से अब उसका प्लान कैंसिल नहीं हो सकता था। ये बात सुनने के बाद ईथन को ये बात तो समझ आ गई थी कि केट के पास पक्का ही कोई बैकअप प्लान होगा और तभी अचानक से उसको रियलाइज होता है कि उसने अभी केट के जितने भी टीम मेंबर को पकड़ा था उसमें हैरोल्ड शामिल नहीं होता। ये बात जानने के बाद वो तुरंत ही सबसे पहले तो हैरोल्ड की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता है, जिस दौरान एक कैमरा की मदद से वो हैरोल्ड को एक बार में देखता है जहां पर हैरोल्ड ने एक पेपर बैग में एक बॉम्ब को एक ट्रक ड्राइवर को दिया था और वो ट्रक ड्राइवर जल्दी ही उस बॉम्ब को ले जाकर आइसोलेशन वॉल पे क्रैश करने वाला था। अब ये बात जानने के बाद जल्दीबाजी में ईथन अपनी गाड़ी को लेते हुए उस ट्रक का पीछा करना चालू कर देता है, लेकिन काफी देर तक पीछा करने के बावजूद भी वो ट्रक तक नहीं पहुंचा था। और यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उसी सेम ट्रक के कंटेनर के अंदर ईथन का बेटा बेन अपनी माशूका एमी के साथ रंगरलिया मनाने के लिए गया हुआ था, मगर अपनी एक्सरसाइज चालू करने से पहले एमी को वहाँ पर एक पेपर बैग रखा हुआ दिखाई देता है, जिसको खोलकर देखने पर उसमें एक म्यूजिकल बॉक्स रखा हुआ था। उसको देखने के बाद वैसे तो एमी ने उसको चालू कर दिया था, मगर वो इस बात को नहीं जानती थी कि उसने जाने अनजाने में बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया है। इसके बाद वो बेन को अपनी सांसों की बदबू सूंघाना चालू करती है और वहीं दूसरी तरफ ईथन अभी भी अपनी ऐसी तैसी कराते हुए लगातार उस ट्रक का पीछा करे जा रहा था। मगर तब हैरोल्ड और उसके साथी ईथन को रोकने के लिए उसकी गाड़ी के सामने एक लोहे का कंटेनर फेंक देते हैं, जिस पर ना चाहते हुए भी ईथन को अपनी गाड़ी को क्रैश करवाना पड़ गया था, जिसकी वजह से वहां पर हैरोल्ड का भी एक साथी बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था। मगर ईथन की गाड़ी के भी पूरी तरह से परकच्चे उड़ गए थे, इसीलिए वो तुरंत ही अपनी गाड़ी से निकलकर पैदल ही भागते हुए उस ट्रक के पास जाने लगता है। और फिर थोड़ी देर तक पीछा करने के बाद ईथन उस ट्रक के पास पहुंचने ही वाला था कि तभी अचानक से ट्रक के ट्रंक में एक एक्सप्लोजन हो जाता है। ये देखने के बाद तो ईथन के पूरी तरह से होश ही उड़ जाते हैं, लेकिन वहां पर एमी को देखने के बाद वो समझ गया था कि जरूर ही ट्रंक के अंदर बेन भी होगा। अब किस्मत अच्छी होने की वजह से एमी की जान तो बच गई थी, मगर बेन इस समय बहुत बुरी तरह से घायल हो गया होता है, जो देखकर ईथन खुद भी काफी ज्यादा परेशान होते हुए जल्दी से उसको हॉस्पिटल में लेकर जाता है। वहां पर जाने के बाद पॉम बेन की हालत को देखकर काफी ज्यादा घबरा गई थी, मगर अभी के लिए वो जैसे तैसे ईथन को संभालना चालू कर देती है। और इस सब के बारे में पता चलने पर डॉक्टर जेंकिंस भी तुरंत ही हॉस्पिटल में आ जाता है, मगर उसके आने का मोटिव बेन की हालत खराब होना नहीं बल्कि ये था कि बॉम्ब की वजह से गांव वाले बहुत ज्यादा पैनिक करने लग जाएंगे। इसीलिए वो ईथन और साथी पॉम से ऐसा बोलता है कि वो लोगों को बॉम्ब के बारे में न बताकर उनको ऐसा बोले कि उस ट्रक में कोई गैस एक्सप्लोजन हुआ था। अब इसके लिए वो एक बहुत ही बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज भी करता है, जहां पर उससे लोगों की बातें सुनने के बाद साफ पता चल रहा था कि गांव के लोग सच में एक्सप्लोजन को लेकर बहुत ज्यादा डरे हुए थे। इसीलिए तब वो इस बारे में मेयर से बात करते हुए सभी लोगों को शांत करने को बोलता है, मगर मेयर उस समय पर जेंकिंस की बातों को लोगों के सामने दोहराने ही वाला था कि उससे पहले ही स्टेज पर ईथन आते हुए उससे माइक को छीनता है और अब उसने लोगों के सामने पिछली रात के बारे में सारी सच्चाई बता दी थी कि किस तरह से लोगों ने आइसोलेशन वॉल को तोड़ने के लिए एक्सप्लोजिव सेट करे थे। हालांकि गांव के बाहर की दुनिया के बारे में वो अभी लोगों को कुछ भी नहीं बताता, मगर अभी के लिए उसने सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा घर में रहने को बोल दिया था, क्योंकि हैरोल्ड और उसके काफी सारे साथी अभी भी ईथन के हाथ में नहीं लगे थे और कभी भी वो गांव में एक दूसरा एक्सप्लोजन कर सकते थे। ये बात जानने के बाद सब लोग काफी ज्यादा घबराते हुए सीधा अपने घरों में चले जाते हैं, जिसके बाद जेंकिंस को ईथन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था,
मगर ईथन को तो इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता और उसके हिसाब से लोगों को अपनी जान बचाने के लिए ऐसी मुसीबत के बारे में पता होना चाहिए था। खैर अभी के लिए कहीं ना कहीं जेंकिंस को ये बात भी समझ आ गई थी कि उनके डिपार्टमेंट में से भी कोई ना कोई तो सभी लोगों के साथ मिला हुआ है। इसीलिए वो अपनी बहन पाम से सभी लोगों की ऑफिस में तलाशी लेने को बोलता है और जल्दी ही पाम को उस बंदे के बारे में पता चल गया था जिसने ये सारी गड़बड़ पहले ही मॉनिटर रूम से देख ली थी, पर उसके बावजूद भी उसने इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया था। तब उसकी शक्ल को देखने के बाद जानबूझ के पाम उसके बारे में जेंकिंस को कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसके बारे में जेंकिंस को बताया जाता तो जेंकिंस उसको जान से मार देता। हालांकि वैसे तो पाम को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था, पर उसकी सॉफ्ट साइड उन लोगों के लिए जरूर थी जो कि 2000 साल पहले खुद से ही उनकी टीम में आकर जुड़ गए थे। ये बंदा भी उनमें से ही एक होता है। इसीलिए जेंकिंस से बात करते हुए पाम उसके सामने टेक्निकल फेलियर का बहाना बना देती है, मगर जल्दी ही जेंकिंस ने उसके झूठ को पकड़ लिया था और वो उस बंदे को मारने के लिए अपने साथ लेकर जा रहा था। मगर तब पाम उसको ऐसा करने से जैसे तैसे रोक लेती है और वो उस बंदे को मरवाने की बजाय वापस से कायरो स्लीप में भिजवा देती है। मगर इससे भी पाम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और कहीं ना कहीं अब उसे ऐसा लगने लग गया था जैसे कि जेंकिंस धीरे धीरे एक डिक्टेटर बनता जा रहा है। वहीं हैरोल्ड के जिस साथी के ईथन की वजह से चोट लगी थी, अगली सुबह तक उसकी मौत हो जाती है, जिसकी वजह से हैरोल्ड और उसके साथ का ट्रक ड्राइवर काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। मगर अपने साथी को वो इस टाउन में नहीं दफनाना चाहते थे, इसीलिए वो उसको टाउन के बाहर ले जाने का फैसला करते हैं, जिसके लिए एक प्लान को अंजाम देने के लिए वो लोग ट्रक के गैराज में जाकर एक बहुत ही बड़े और मजबूत ट्रक को चुरा लेते हैं। और अब हैरोल्ड का प्लान ये था कि वो तेज रफ्तार में उसी ट्रक को जाकर सीधा आइसोलेशन वॉल से ठोकेंगे, जिससे या तो आइसोलेशन वॉल गिर जाएगी या तो उसमें एक बहुत ही बड़ा छेद हो जाएगा। उसी छेद से वो लोग इस गांव से बाहर भी निकलने वाले थे, पर जैसा कि हैरोल्ड अभी केट को जेल में सड़ता हुआ नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो ट्रक ड्राइवर से अपने साथी की डेड बॉडी को लेकर जाने को बोलता है और वो खुद केट को लेने के लिए वापस से टाउन की तरफ जाने लग गया था। अब उस ट्रक वाले बंदे ने सीधा उस ट्रक को ले जाकर आइसोलेशन वॉल में ठोक दिया था और उसकी वजह से सच में आइसोलेशन वॉल के अंदर एक बहुत ही बड़ा छेद हो जाता है। और तब खुशी से वो ट्रक ड्राइवर अपने साथी की डेड बॉडी को बाहर ले जाकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। मगर उतने में ही पीछे से वहां पर बहुत सारे म्यूटेंट आ गए थे, जो कि उस ट्रक ड्राइवर को उठाकर सीधा अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जिसके बाद एक म्यूटेंट की नजर ट्रक के नीचे मौजूद जगह पर चली गई थी, जहां पर से वो टाउन के अंदर एंटर कर सकता था। इसीलिए तब वो ट्रक के नीचे से ही जंगल के एरिया में एंटर करते हुए बहुत बुरी तरह से चिल्लाता है, लेकिन उतने में ही एक गाड़ी ने आकर उसे बहुत बुरी तरह से कुचल दिया था। उस गाड़ी के अंदर कोई और नहीं बल्कि ईथन मौजूद था। असल में थोड़ी देर पहले ही ईथन को ट्रक के गायब होने के बारे में पता चल गया होता है, इसीलिए वो सीसीटीवी फुटेज को चेक करवाने के बाद सीधा आइसोलेशन वॉल की तरफ आने लग गया था, जहां पर रास्ते में उसकी नजर हैरोल्ड के ऊपर भी पड़ गई थी। फिर हैरोल्ड को ही थोड़ा सा पिलने पालने के बाद उसे इस ड्राइवर की लोकेशन के बारे में भी पता चल गया होता है और इसीलिए वो यहाँ पर ट्रक ड्राइवर को रोकने के लिए आ गया था। खैर आगे वो उस म्यूटेंट के काफी सारे शॉट मारकर तुरंत ही टायर के ट्रक को पंचर कर देता है, जिसकी वजह से जो म्यूटेंट उसके नीचे से अब आने की कोशिश कर रहे थे वो हाथों हाथ ही उसके नीचे दबकर तुरंत मारे गए थे। फिर इसके थोड़ी देर बाद रिपेयरिंग टीम के साथ वहां पर आकर डॉक्टर जेंकिंस जल्दी से उस वॉल को सही करवा देता है और वहां पर ईथन को उसकी बातों से पता चल गया था कि डॉक्टर जेंकिंस हैरोल्ड, केट और उसके सभी साथियों को रूल्स तोड़ने की वजह से जान से मरवाना चाहता है। लेकिन ईथन जानता था कि अभी भी केट और उसके काफी सारे साथी गांव में मौजूद हैं, इसीलिए वो सबसे पहले उन्हें ढूंढना चाहता था। पर उसके बाद भी ईथन के मन में उन्हें मारने का कोई भी ख्याल नहीं था, बल्कि वो तो उन्हें नॉर्मल जेल्स की तरह सजा देना चाहता था। लेकिन जेंकिंस को अभी भी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और इसीलिए उसकी ईथन से एक बार फिर से बहसबाजी हो गई थी। फिर अब ईथन वहां पर से पुलिस स्टेशन में जाकर सीधा हैरोल्ड को घसीटते हुए इंटरोगेशन रूम में ले जाता है, जहां पर जाने के बाद वो सीधा हैरोल्ड से उसके बाकी सभी साथियों के बारे में पूछने लग गया था, मगर हैरोल्ड उसको कुछ भी नहीं बताता। पर तब ईथन उसको उस समय की कुछ फोटोज दिखा देता है, जिस समय पर उसके ट्रक वाले दोस्त को काफी सारे म्यूटेंट्स अपने साथ उठाकर ले गए थे। और वो देखने के बाद तो हैरोल्ड को भी बाहर की दुनिया के बारे में सब कुछ पता चल गया था और साथ ही उसके दिमाग में ये बात भी बैठ गई थी कि टाउन में मौजूद उसके साथी अगर आइसोलेशन वॉल को ब्लास्ट करके टाउन के बाहर चले भी जाते हैं तो इससे भी उसके साथी तो जान से मारे जाएंगे ही, पर बाकी सारे टाउन के लोग भी बेवजह खतरे में आ जाएंगे। इसीलिए वो अपने बाकी बचे 14 साथियों के नाम लिखकर तुरंत ही ईथन को दे देता है और ईथन भी उन नाम को लेने के बाद सीधा जेंकिंस के बेस पर पहुंच गया था, जहां पर मॉनिटरिंग एरिया में जाने के बाद वो उन सभी लोगों के बारे में पता करने को बोलता है।
अभी के लिए वो 14 के 14 लोग एक बार में थे, मगर वहां जाकर चेकिंग करने पर पता चलता है कि असल में उन सभी लोगों ने अपने ट्रैकर को वहीं पर छोड़ रखा था और वो सारे के सारे लोग खुले सांड की तरह बॉम्ब को लेकर टाउन में घूम रहे थे और किसी को भी नहीं पता था कि वो लोग किस जगह पर ब्लास्ट करके किस जगह के लोगों को अपने साथ जन्नत में ले जाएं। अब ये बातें जानकर ईथन काफी ज्यादा परेशान हो ही रहा था कि तभी उसको टीवी पर एक और नई मुसीबत दिखाई देती है। असल में उसके बेटे बेन को हॉस्पिटल में होश आ गया था कि तभी अचानक से उसके पास मेगन आकर उसको ईथन के खिलाफ ही भड़काने लग गई थी और उसको ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी कि ईथन की वजह से ही गांव वाले उन लोगों को जान से नहीं मार पा रहे थे जिन्होंने गांव वालों को इतना ज्यादा मुसीबत में डालने की कोशिश करी थी। और जैसा कि फर्स्ट जनरेशन यानी कि वो बच्चे जिन्हें वे वुडपाइन और बाहर की दुनिया की सच्चाई के बारे में मालूम था, उनकी तादाद भी अभी के टाइम पर ज्यादा हो गई थी और उन्हें हमेशा से यही सिखाया गया था कि उन्हें किसी भी हालत में गांव के रूल को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए मेगन ऐसे भी काफी सारे स्टूडेंट को अपने साथ हॉस्पिटल के बाहर लेकर आई होती है और उन सब के दिमाग में भी यही डाला गया था कि ईथन की वजह से ही टाउन के रूल्स को वायलेट करने वाले लोग अभी तक जिंदा थे, इसीलिए उन्हें जेल में जाकर खुद ही उन लोगों को जान से मार देना चाहिए। अब शुरुआत में बेन तो इस बात से पूरी तरह से एग्री नहीं कर रहा था, मगर तभी उसे एक बहुत ही बुरी खबर मिलती है। असल में पहले के टाइम पर एमी तो उस बॉम्ब ब्लास्ट में सरवाइव कर गई थी, मगर अभी के लिए उसके दिमाग में उस चीज का बहुत बुरा असर पड़ने लग गया था और अचानक ब्रेन हेमरेज होने की वजह से उसके सर की सर्जरी करनी पड़ गई थी। अब ये बात जानने के बाद वो काफी ज्यादा गुस्से में आते हुए इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की परमिशन दे देता है। तो वहाँ पर मौजूद ही 3 बच्चे तुरंत ही ग्रुप बनाकर सीधा पुलिस स्टेशन में जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद उन्होंने वहाँ की जनरल मैनेजर को सीधा अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद गन लेकर वो सीधा केट और उसके साथियों को मारने के लिए लॉकअप के पास पहुँच गए थे। जहाँ पर जाने के बाद वो एक एक करके सभी लोगों को बाहर आने को बोलते हैं, जो देखकर केट उन्हें ऐसा करने से रोकने लग गई थी। इसीलिए उनमें से एक लड़का गन के पीछे वाले हिस्से से केट पर हमला करके उसको नीचे गिरा देता है। इसके बाद उन लोगों ने हैरोल्ड को भी बाहर आने को बोल दिया था और हैरोल्ड और उसके साथियों को जमीन पर बिठाकर एक एक करके उन्हें केट के सामने ही शूट कर दिया था। केट तो अपनी सभी साथियों की मौत को देखने के बाद पूरी तरह से टूट चुकी थी और अभी के लिए एक लड़का उसे भी जान से मारने वाला था कि उतने में ही पीछे से ईथन आकर उस लड़के को शूट कर देता है, जिसके बाद उसने बाकी लड़कों को सीधा जेल के अंदर डाल दिया था। फिर इसके बाद जब ईथन जाकर केट से बात करता है तो उस समय पर केट काफी ज्यादा दुखी थी और यही चाहती थी कि ईथन खुद ही उसको अपने हाथों से जान से मार दे। अब ईथन उसको समझा ही रहा था कि तभी वहाँ पर ईथन की वाइफ टेरेसा पहुँच गई थी, जो कि इस बार ईथन और केट दोनों को ही कुछ दिखाना चाहती थी। असल में थोड़ी देर पहले जब टेरेसा बेन को देखने के लिए हॉस्पिटल में गई थी तो वहाँ पर पाम उसको अचानक से घूपचे में लेकर चली गई, जहाँ पर जाने के बाद उसने उसे एक जगह का एड्रेस और साथ ही एक की कार्ड दिया, जिसके अंदर जाने से पहले उसने वहाँ पर मौजूद सीसीटीवी कैमरा को बर्बाद करा और उसके बाद वो उस टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर चली गई। उस झोपड़ी के अंदर बेसमेंट में एक रास्ता बना हुआ था, जहाँ पर ही उस की कार्ड को लगाने की जगह थी और उस की कार्ड को यूज करने के बाद ही टेरेसा के सामने एक बहुत ही खतरनाक चीज आई थी, जो वो जल्दी से जल्दी ईथन और साथी केट दोनों को दिखाना चाहती थी। खैर प्रेजेंट टाइम में ये सारी बातें जानकर तुरंत ही केट और ईथन टेरेसा के साथ उस जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर जाने के बाद जब वो की कार्ड वाले रूम में पहुंचते हैं तो वहां पर एक कंप्यूटर के अंदर उन्हें काफी सारे लोगों की वीडियो फाइल्स मिली थी, जो कि पहले के टाइम पर किसी तरह से इस जगह से बाहर निकलने में कामयाब हो गए थे और बाहर निकलकर पूरी दुनिया की तबाही को उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था। लेकिन उन लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचा होता, क्योंकि डर के मारे या तो कुछ लोगों ने सुसाइड कर ली थी या तो बाहर मौजूद म्यूटेंट्स उनको चीर फाड़ कर खा गए थे। अब उन वीडियोस को देखने के बाद ईथन को ये बात समझ आ गई थी कि पाम अब खुद भी टाउन के लोगों के सामने इस जगह की सच्चाई लेकर आना चाहती है, और क्योंकि इन वीडियो की मदद से ये काम बहुत ही आसानी से करा जा सकता था, इसीलिए उसने टेरेसा को यहाँ पर भेजते हुए यहाँ का की कार्ड भी दिया था। खैर अभी उन वीडियोस को देखने के बाद केट और साथ ही टेरेसा दोनों को ही ईथन की बताई गई बातों पर पूरी तरह से भरोसा हो जाता है और वो भी गांव वालों के सामने सारी सच्चाई लाने में उसकी मदद करने का डिसाइड करते हैं। साथ ही तब उन्हें ये बात भी समझ आ गई थी कि असल में जेंकिंस को लोगों को कंट्रोल करने की आदत हो गई है और कहीं ना कहीं वो खुद को इस जगह का भगवान मानने लग गया है। यही रीजन था कि वो किसी भी हालत में सभी लोगों के सामने सच्चाई नहीं लेकर आना चाहता था, नहीं तो सारे लोग मिलजुल कर रहते और उसके डर की वजह से जैसे लोग उसके रूल्स को फॉलो कर रहे थे वो बाद में उसके रूल्स को फॉलो करना पूरी तरह से बंद कर देते। खैर अभी लोगों को सारी सच्चाई बताने के लिए ईथन एक प्लान को डिसाइड करता है, जिसके बाद वो सीधा जेंकिंस से मिलने के लिए पहुंच गया था और उसने जेंकिंस के सामने ऐसा दिखाना चालू कर दिया था जैसे कि वो खुद भी केट को काफी चीजों के लिए जिम्मेदार मानता है और उसके हिसाब से भी केट को सभी लोगों के सामने जान से मार देना चाहिए। ये सुनने के बाद तुरंत ही जेंकिंस बहुत ज्यादा खुश होते हुए ईथन को अपना एक मोबाइल देता है,
जिसकी मदद से एक ही बार में सभी लोगों के घर में कॉल करा जा सकता था। और ईथन ने भी तुरंत ही कॉल करके सभी लोगों को उस जगह पर बुला लिया था जहां पर गलती करने वाले लोगों को जान से मारा जाता था। तो बहुत सारे लोग इस इवेंट को चीयर करते हुए तुरंत ही इसको देखने के लिए स्टेज के पास आ जाते हैं, जहां पर ईथन भी जल्दी ही केट को लेकर स्टेज पर चढ़ गया था और उसने जानबूझकर केट की गर्दन पर छुरी रख दी थी। लेकिन इसके अगले ही पल वो छुरी को नीचे करने के बाद केट के साथ मिलकर सभी लोगों को इस टाउन की सच्चाई के बारे में बताने लगता है, जिसके बाद उन दोनों ने मिलकर उन्हें बाहर की सच्चाई के बारे में भी बता दिया था। और ये सब जानने के बाद तो टाउन वालों के पूरी तरह से होश उड़ चुके थे। खैर अभी के लिए ईथन उन लोगों को पैनिक न करते हुए ऐसी मुसीबत में एक दूसरे का साथ देने को बोलता है, मगर अभी के लिए ज्यादा लोगों को उन दोनों की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन केट के वो फॉलोवर जो कि केट को अपना लीडर माना करते थे, उसके मुंह से इस तरह की बातें सुनने के बाद उन्हें तो इस बात पर पूरी तरह से भरोसा हो गया था। तभी मेगन कुछ लोगों के बीच में से आकर ईथन को वहां पर झूठा साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन ईथन ने तो उल्टा उसी को सभी लोगों के सामने गलत साबित कर दिया था। जो सारी चीजें अपने मॉनिटर रूम में बैठकर जेंकिंस भी देख रहा होता है, पर ये सारी चीजें देखने के बाद उसे इतना ज्यादा गुस्सा आया था कि उसने पूरे टाउन की बिजली के साथ साथ आइसोलेशन वॉल की बिजली को भी बंद कर दिया था। तब एक म्यूटेंट उस वॉल के ऊपर चढ़कर टाउन के इस तरफ आने लगता है और असल में अब जेंकिंस का प्लान यही था कि वो अभी के टाइम पर मौजूद गांव के सभी लोगों को पूरी तरह से खत्म करवा देगा और बाद में कुछ नए लोगों के साथ इस गांव को फिर से बसाएगा। अब जल्दी ही इस बारे में ईथन और बाकी सबको भी समझ आ गया था, इसीलिए ईथन गांव के सभी लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें वापस से उसी बेसमेंट में लेकर जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि वहां पर मौजूद टनल में कहीं पर जाने का भी रास्ता था और हो सकता था कि वहां पर से वो लोग किसी सेफ जगह पर पहुंच जाएं। तो वो सबसे पहले तो टेरेसा को बेन और साथ ही एमी को हॉस्पिटल से लाने को बोलता है और खुद अभी के लिए वो गाँव वालों के साथ पहले पुलिस स्टेशन में जाने वाला था ताकि वो गाँव वालों को उनकी सुरक्षा के लिए कुछ हथियार दे सके। वहीं अब तक रीडिंग के अकॉर्डिंग 6 म्यूटेंट किसी तरह से उस वॉल को क्रॉस कर चुके थे और उनके पीछे म्यूटेंट की एक बहुत ही बड़ी फौज भागती हुई सीधा आइसोलेशन वॉल की तरफ आ रही थी। वहीं पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद ईथन के हाथ में केट के साथियों की वजह से कुछ बॉम्ब भी लग गए थे और साथ ही उसने केट और उसके साथियों को बहुत सारे हथियार भी दे दिए थे, जिसके बाद वो तुरंत ही वहां पर से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। और तब जेल में बंद बच्चे केट से उसको फ्री करवाने को बोलते हैं, पर क्योंकि उन लोगों ने केट के पति के साथ साथ उसके बहुत सारे साथियों को भी जान से मार दिया था, इसीलिए केट उनको ना खोलकर उल्टा उनका मजाक बनाते हुए वहां पर से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ टेरेसा अभी के लिए हॉस्पिटल में आ गई थी, जहां पर डॉक्टर ने हॉस्पिटल का बैकअप पावर ऑन करा हुआ था, मगर जल्दी ही अचानक से वो भी बंद हो जाता है। फिर उसको देखने के लिए डॉक्टर वहां पर से बेसमेंट में गया ही था कि तभी अचानक से अंधेरे से एक म्यूटेंट निकलकर उसकी गर्दन को तोड़ देता है और बाद में वो हॉस्पिटल में मौजूद बाकी लोगों को ढूंढने लग गया था। इस बारे में टेरेसा को भनक लगते ही वो सबसे पहले तो बेन के पास जाकर उसको चलने को बोलती है और इसके बाद वो लोग एमी को उठाकर अपनी जान बचाने के लिए पास के एक रूम में घुस गए थे, जहां के एक विंडो को बंद करने की कोशिश करते हुए अचानक से टेरेसा के हाथ को एक म्यूटेंट ने पकड़ लिया था। तब पास में मौजूद एक इंजेक्शन को उठाकर सीधा टेरेसा बार बार उस म्यूटेंट को स्टैब करना चालू कर देती है, जिस बीच ईथन ने पीछे से आकर शूट करते हुए उस म्यूटेंट को खत्म कर दिया था, जिसके बाद वो तुरंत ही वहां पर से अपनी पूरी फैमिली और साथ ही एमी को लेकर निकल जाता है। वहीं अब तक टाउन में भी काफी सारे म्यूटेंट घुसकर टाउन वालों के ऊपर हमला करने में लग गए थे और उन्होंने बहुत सारे टाउन वालों को जान से भी मार दिया था। लेकिन उतने में ही वहां पर केट और उसके बाकी साथी पहुंच गए थे, जो कि लगातार उन म्यूटेंट के ऊपर फायर करते हुए उन्हें मारने लगते हैं, जिससे बाकी सारे टाउन वालों को थोड़ा सा टाइम मिल गया था और वो लोग धीरे धीरे उस टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ जाने लग गए थे। अब उसी दौरान लड़ाई करते हुए अचानक से केट्स की पूरी बुलेट खत्म हो गई थी, जो देखकर वो अपनी जान बचाने के लिए पास के एक सुपरमार्केट में चली जाती है। लेकिन जल्दी ही वहां की छत तोड़कर वहां पर भी एक म्यूटेंट आ गया था, मगर केट अभी इतना ज्यादा गुस्से में थी कि उसने उसी म्यूटेंट के सर को पीट पीट कर उसकी जान ले ली थी। मगर उसके बाहर आने पर वहां पर काफी सारे लोग मारे जा चुके थे और साथ ही म्यूटेंट्स भी अब इंसानों की गंध को सूंघते हुए सीधा उस बेसमेंट की तरफ जाने लग गए थे। लेकिन उन लोगों के वहां पर पहुंचने से पहले ईथन और साथ ही उसकी फैमिली उस जगह पर पहुंच जाती है और जल्दी ही वहां पर केट भी पहुंच गई थी, जिसके बाद उन लोगों ने बेसमेंट के रास्ते को पूरी तरह से बंद कर लिया था। तब वहां पर ईथन मेगन से जानने की कोशिश करता है कि आखिरकार वहां पर मौजूद टनल उन्हें कहां पर लेकर जाने वाली थी, जिस पर पहले तो मेगन ने उन्हें कुछ भी बताने से साफ मना कर दिया था, मगर बाद में जब बेन सभी लोगों के सामने बताने लगता है कि मेगन ने उन्हें स्कूल में क्या क्या पढ़ाया था और साथ ही अभी के लिए वो किस तरह से लोगों की जान को खतरे में डालने की कोशिश कर रही थी, तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी बातें खुद मेगन को भी समझ में आ जाती हैं। इसलिए वो सभी लोगों को बता देती है कि वो टनल असल में सीधा उन लोगों को कंट्रोल बेस में लेकर जाने वाली थी, जहाँ पर जाने के बाद वो लोग पक्का सेफ हो जाते। ये सब बताने के बाद वो उन्हें वहां पर मौजूद लिफ्ट के कोड के बारे में भी बता देती है,
और सभी टाउन वालों से जल्दी वहां पर जाने के लिए बोलती है। मगर अभी के लिए वो खुद उसी जगह पर रुके हुए थे, क्योंकि उसके हिसाब से जेल में मौजूद स्टूडेंट किसी भी वक्त वहां पर आ सकते थे और ऐसे में बेसमेंट का दरवाजा खोलने के लिए किसी न किसी को वहां पर मौजूद होना जरूरी था। तब टाउन का मेयर उसको मोटिवेट करने के लिए आखिरी बार उसके माथे को चूमता है और बाकी सारे लोगों के साथ सीधा लिफ्ट की तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेल में मौजूद बच्चों के पास अचानक से कुछ और बच्चे आ गए थे, जिन्होंने उनको जैसे तैसे वहां पर से फ्री करवा लिया था। मगर अभी के लिए वो बेसमेंट के पास ना जाकर एक सीक्रेट जगह पर जाते हैं, जहां पर जाने के बाद उन्होंने दीवार में मौजूद एक बटन को दबा दिया था, जिसके बाद तुरंत ही उन लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ा वेयर हाउस खुल जाता है, जो कि हथियारों से पूरी तरह से भरा पड़ा था। और असल में वो सारे के सारे हथियार वहां पर जेंकिंस ने ही फर्स्ट जनरेशन के लिए छोड़े थे। जेंकिंस तो ये सब देखकर मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है, मगर पाम को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए वो लगातार जेंकिंस से वापस से शहर की बिजली को चालू करने को बोलती रहती है। लेकिन जेंकिंस को तो इस बात पर इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अपने गार्ड से बोलते हुए सीधा ही पाम को कायरो स्लीप में भिजवाने को बोलता है, ताकि जब तक जेंकिंस जिंदा रहे तब तक पाम उसको किसी भी हालत में परेशान न कर पाए। तब कुछ गार्ड तो पाम को पकड़कर अपने साथ कायरो स्लीप चैम्बर के पास ले जाते हैं, लेकिन उन लोगों के साथ असल में एक ऐसा गार्ड मौजूद था जो कि पाम की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था और वो किसी भी हालत में पाम के साथ इस तरह का कोई भी गलत काम नहीं होने देने वाला था। लेकिन किसी तरह से बाकी गार्ड मिलकर उसको ओवरपावर कर देते हैं और डॉक्टर पाम को वापस से कायरो स्लीप में डाल दिया जाता है। वहीं लिफ्ट के पास पहुंचने के बाद ईथन और साथ ही केट ने सबसे पहले ऊपर जाने का फैसला करा था, क्योंकि ऊपर सच में काफी सारे गार्ड होने वाले थे और वो लोग ऊपर जाकर सभी गार्ड्स को किसी तरह से खत्म कर देते। अब बिल्कुल ऐसा ही होता है और वो लोग ऊपर जाने के बाद सभी गार्ड्स को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं और बाद में ईथन वॉकी टॉकी के जरिए सभी सर्वाइवर को लिफ्ट से ऊपर आने को बोलता है। लेकिन अभी के लिए सर्वाइवर इतने ज्यादा थे कि न चाहते हुए भी ईथन की फैमिली और साथ ही मेयर को नीचे ही रुकना पड़ गया था और बाकी सारे सर्वाइवर लिफ्ट पर चढ़कर ऊपर पहुंच गए थे। वहीं दूसरी तरफ मेगन के पास अचानक से बेसमेंट के अंदर बहुत सारे म्यूटेंट्स आने लगते हैं, जिनको देखकर मेगन काफी ज्यादा डर गई थी। मगर अभी के लिए वो सारे के सारे म्यूटेंट्स सीधा लिफ्ट की तरफ जाने लग गए थे। इस बारे में जैसे ही ईथन को पता चलता है, वैसे ही वो केट से जल्दी डॉक्टर जेंकिंस को फाइंड आउट करके खत्म करने को बोलता है और अभी के लिए वो खुद अपनी फैमिली और साथ ही मेयर को बचाने के लिए लिफ्ट से नीचे जाने वाला था। और क्योंकि वो जानता था कि जल्दी ही वहां पर बहुत सारे म्यूटेंट भी आने वाले होंगे, इसीलिए वो अपने साथ बॉम्ब वाले बैग को भी लेकर चला जाता है। और वहीं नीचे अब तक काफी सारे म्यूटेंट्स आकर ईथन की फैमिली की तरफ बढ़ने लग गए थे। उन्हें देखकर बैन अपनी गन की मदद से काफी सारे म्यूटेंट्स को शूट भी कर देता है, मगर किस्मत अच्छी होने की वजह से उनके बैन तक पहुंचने से पहले ही वहां पर ईथन आकर पूरी तरह से सबको अपनी मशीन गन से शूट करने लग गया था। तो वो जल्दी से अपनी फैमिली के साथ सीधा ही लिफ्ट में चढ़कर ऊपर की तरफ जाने लगता है, मगर उस दौरान म्यूटेंट लिफ्ट वाली वॉल की तरफ भी आने लग गए थे, जिस वजह से रास्ते में ही लिफ्ट भी बंद हो जाती है। इसीलिए ईथन तब अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए सबसे पहले तो लिफ्ट के ऊपर वाले एरिया को खोलता है और उन्हें लिफ्ट के ऊपर चढ़ाने के बाद अब ईथन चाहता था कि वो दीवार पर मौजूद शिकंजों को पकड़कर किसी तरह से ऊपर पहुंच जाएं, जबकि वो खुद अभी के लिए लिफ्ट में ही रहने वाला था ताकि उनके ऊपर पहुंचने तक वो सारे के सारे म्यूटेंट्स को रोक कर रख सके। लेकिन उन लोगों के वहां पर पहुंचने के बाद ही ईथन वहां पर जल्दी से बॉम्ब को बनाने लगता है, क्योंकि अब उसका प्लान यही था कि वो अपने साथ साथ सभी म्यूटेंट्स को भी खत्म कर देगा। ये सारी की सारी चीजें डॉक्टर जेंकिंस भी देख रहा होता है, मगर तभी अचानक से उसके रूम में केट पहुंच जाती है, जो कि उससे आइसोलेशन और साथ ही शहर की पावर को ऑन करने को बोलने लग गई थी। शुरुआत में तो डॉक्टर जेंकिंस इस पर बिल्कुल भी नहीं मानता, इसीलिए केट उसको शूट करने की धमकी देती है, मगर उतने में ही पीछे से पाम ने आकर खुद जेंकिंस को शूट करके खत्म कर दिया था। असल में पाम को उसकी गार्ड ने बचा लिया होता है और जैसा कि अब वो जेंकिंस की तानाशाही को इस शहर के ऊपर बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी, इसीलिए ही उसने जेंकिंस को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। वहीं ईथन अभी बॉम्ब को बना चुका था और जैसे ही काफी सारे म्यूटेंट लिफ्ट के फ्लोर को फाड़कर अंदर आने की कोशिश करते हैं, वैसे ही ईथन वहां पर बॉम्ब के बटन को दबाकर बॉम्ब को एक्सप्लोड कर देता है, जिससे नीचे मौजूद सारे के सारे म्यूटेंट्स मारे गए थे, मगर ईथन की भी जान चली गई थी। ये देखकर तो बैन बहुत ज्यादा डर गया था, इसीलिए वो नीचे लिफ्ट की तरफ देखने की कोशिश करता है, मगर बॉम्ब के इफेक्ट की वजह से उसी समय उसके सर पर एक लोहे का टुकड़ा आकर लगता है, जिसके बाद वो ऑन द स्पॉट ही कोमा में चला गया था। फिर इसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उस समय पर वो हॉस्पिटल के बेड पर था और उसका इलाज कोई और नहीं बल्कि खुद एमी कर रही थी, जो कि खुद अभी के टाइम पर उस हॉस्पिटल की डॉक्टर बन चुकी थी। और तब जाकर एमी से बात करके बैन को पता चलता है कि असल में उसको कोमा में गए हुए 3 साल बीत चुके हैं और साथ ही अब शहर के हालात भी पूरी तरह से अलग हो चुके थे। अब ये बात जानने के बाद शुरुआत में तो बैन को इन सारी चीजों के ऊपर भरोसा नहीं होता, मगर अपने कपड़े पहनने के बाद जब वो नीचे जाकर देखता है तो वहाँ का माहौल बिल्कुल पहले जैसा था।
वहाँ के लोग अभी के लिए अजीब तरह से बेन को घूर रहे थे और तभी अचानक से बेन की नजर वहाँ पर मौजूद एक अजीब चीज पर पड़ती है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि डॉक्टर जेंकिंस की मूर्ति थी। उसके भी बगल में काफी सारे लोगों की लाशें टंगी होती हैं, जिन्होंने इस गांव के रूल को हाल ही में तोड़ने की कोशिश करी थी। और ये देखने के बाद तो बेन के पैरों तले सच में जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब वो इस बात को समझ गया था कि अब पूरे गांव के ऊपर सच में फर्स्ट जनरेशन वाले बच्चों का राज है, जो कि जेंकिंस को अपना भगवान माना करते थे। और वो आज के टाइम पर भी जेंकिंस के रूल्स के हिसाब से ही गांव वालों को गांव में रहने पर मजबूर कर रहे थे। और वैसे इस एंडिंग को देखने के बाद तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आगे चलकर बेन इन सारी चीजों को सही करने की कोशिश करेगा, मगर वो इस चीज में सफल हो पाएगा या फिर नहीं, वो सारी चीजें आपको इस सीरीज के सेकंड सीजन में जानने को मिलेंगी। पर क्या मुझे इस कहानी को यहीं पर अधूरा छोड़ देना चाहिए या फिर सच में आप लोगों के लिए इस कहानी को कंटिन्यू करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हर बार की तरह अगर 100 लोग भी इस कहानी के अगले पार्ट को देखना चाहेंगे तो मैं उन 100 लोगों के लिए भी इस कहानी के अगले पार्ट को जरूर लेकर आऊंगा। इसीलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को इसका सेकंड पार्ट देखना है या फिर नहीं। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और अगर मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना, और साथ ही वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। क्या तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।